राजेश जी आप थोड़ा सर समझाइए आप जी। एक तरफ हम देखते हैं गोवा, उत्तराखंड, गुजरात में यूसीसी लागू, लेकिन वहां की परिस्थितियां एकदम अलग हैं मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में ऐसे लागू किया जाएगा तो क्या दिक्कतें, क्या चुनौतियां हो सकती हैं यहाँ के परिवेश में अगर देखें तो? देखिए, इस बारे में जब ये रायशुमारी की प्रक्रिया चल रही है तो चीज़ें निकल के आएंगी। और मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से कि भारतीय संविधान में ये जो आर्टिकल 44 है, इसमें समान नागरिक कानून को लागू करने के लिए कोई इन्फोर्सेबल नहीं है। ये कहा है राज्य विचार करें इस पर। ये नीति निर्देशक तत्व के रूप में कहा है कि इसको सब धर्म को, सबको, जेंडर को, सबको एक ही कानून से, इसके जो पर्सनल लॉ होते हैं आपके, उनसे प्रोटेक्शन एक समान मिलना चाहिए। तो उस पर बातचीत की प्रक्रिया चल रही। कोई अदालती इन्फोर्समेंट नहीं है कि ये आपको करना ही है, ना संविधान ने ये कहा है कि आपको करना ही है। तो आपको अपने अपने देश की, प्रदेश की स्थिति को देख के, क्योंकि ये बात मैं बिल्कुल त्रिपाठी जी से सहमत हूँ कि जो आदिवासियों के जो रिचुअल्स हैं उनकी क्या स्टेटस रहेगी, क्योंकि वो बहुत ही उनके रिचुअल्स, जो समाजशास्त्री जो व्यक्ति हैं, जो समाजशास्त्र का अध्ययन किया है, वो इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से बता देंगे कि हर जगह की बाहर मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं तो 1.5 दर्जन आदिवासी हैं, 1.5 दर्जन उपजातियां हैं आदिवासियों की, अनुसूचित जाति, जनजाति में। तो उनके रिचुअल्स अलग अलग हैं। वहाँ के आपके झाबुआ के, भीलों के रिचुअल्स अलग हैं, वहाँ खरगोन के बिलाला और बारला के अलग हैं, है ना। यहाँ गोंड के कुछ अलग हैं। तो फिर उसके बाद में जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, सहारिया है, पहाड़ी कोरवा है, पहाड़ी कोरवा तो छत्तीसगढ़ में है खैर, लेकिन जो भी प्रिमिटिव ट्राइब हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनके भी अपने अपने रिचुअल्स हैं। तो उनका तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब उनका ध्यान रखा नहीं रखा वो बघेल जी बताएंगे। बघेल जी, अगर आदिवासियों को अपने बाहर कर दिया तो ये समानता कहाँ रह गई फिर? देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। जो माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी भी गए थे और कांग्रेस भी बार बार आदिवासी बहुत सारा विषय पे कर रही है और उनके अपने अधिकारों का अपना एक महत्व है। हमारे हिंदू कोड बिल के अंदर 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन के अंदर जो है आदिवासी जितना संप्रदाय हमारे समुदाय है उसको एक्सेप्शन दिया गया है। उनको इस प्रकार के कानून से उनकी धार्मिक परंपराओं जो है उनसे अलग रखा गया है। अंदर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी दिल्ली के अंदर बड़ा आयोजन हुआ था आदिवासी समुदाय का, उसमें भी ये कहा गया कि यूसीसी के अंदर जो है, चूंकि आदिवासी समुदाय जो है अब धीरे धीरे करके वो समाज की मुख्य धारा में आ रहा है। उसको समझना, जानना और काफी कुछ बाकी है। पूरा जो मूल धारा का समाज है उसको भी समझना बाकी है। और वो जो आदिवासी समाज है जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ, अब जो शहरों की तरफ आ रहा है और पढ़ लिख करके कुछ शिक्षित होकर के कुछ बन रहा है, तो उसके लिए भी, तो इसलिए इस पूरे यूसीसी के अंदर आदिवासी जो है समुदाय जो है उसको अलग रखा गया है पूरी तरह से कि भाई उसकी जो भी परंपरा, और परंपरा सिर्फ आदिवासी समुदाय की नहीं, किसी भी धर्म संप्रदाय, मत पंथ की जो परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं, जिसमें आपका इस्लाम हो गया, इस्लाम की अगर निकाह करना है, उनको शादी करना तो उसी परंपरा से होनी है। ईसाइयत के अंदर जो चर्च में जिस प्रकार से शादी होती है कि वो ऐसे ही होना है। हिंदू धर्म में जो है ना, आदिवासी संप्रदाय में अगर किसी प्रकार के कोई अलग रिचुअल तो वैसे ही होना है। इसमें जो बात सिर्फ हुई है सिविल राइट्स की बात हुई है। उदाहरण के लिए छोटी सी 1 मिनट में बात करता हूँ मैं कि कोई अभी जो हमारे यहाँ पर मुस्लिम जो समुदाय है, जो मुस्लिम कोड बिल जो है वो एक प्रकार से शरिया कानून है। शरिया कानून के तहत अगर किसी पिता की 2 बेटियां हैं, दो बच्चे, 1 बेटा और 1 बेटी है, तो बेटी का और संपत्ति जो है वो 1.5 करोड़ रुपए है, तो वो उसका 75 लाख नहीं मिलेगी दोनों की संपत्ति, 50-50 एक को आधी मिलेगी और 50-50 नहीं होगा, एक को 50 मिलेगी और एक को 1 मिलेगी। तो उसमें जो समान अधिकार है, जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनको समान अधिकार मिलेगा सबके सब। तो ये एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से रिचुअल से जो ये बनाने की जो कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश भर के अंदर कि ये चला जाएगा, ये संप्रदाय के खिलाफ है, नहीं, हम सिर्फ सिविल राइट्स जो है वो रिजर्व कर रहे हैं। अब किसी भी महिला के साथ में 3 तलाक जैसे विषय नहीं होंगे। तो ये मिलाकर के सिविल राइट्स जो है उनके लिए है। बाकी जो धार्मिक परंपरा है वो किसी आदिवासी समुदाय की होगी। आरिफ मसूद साहब ने ये कहा सिर्फ आप मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सब कर रहे हैं। नहीं, ये तो आरिफ मसूद साहब जो अपने आप को अलग मानने की कोशिश की है पिछले 75 साल के अंदर, वो मूल धारा में ही नहीं आ पाए अगर देश के अंदर, तो उनके अपने विचार के ऊपर उनको विचार करना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या करना है। नहीं तो उन्हें भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का डर हमेशा रहता है, इस बात को लेकर वो हमेशा जिक्र करते हैं। कोई भी आप चीज लेकर आते हैं उसमें आपका सीधा टारगेट ये रहता है कि इनको टारगेट किया जाए, उनको टारगेट किया जाता है। फिर
ये तो उनका अपना पूर्वाग्रह है। ये हम जब सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो सारे प्रदेश के अंदर जितने जाति मत पंथ समुदाय है सब उसके अंदर आते हैं और सब उसके अनुसार है। तो इसके अंदर यूसीसी के अंदर आने की वजह से पूरा समाज एक रूपता के साथ में आ जाएगा, न्याय सबको समान मिलने जाएगा, उसमें समस्या क्या है? जवाब जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। तो ये कांग्रेस और आदि मसूद जैसे जो लोग हैं ये ध्रुवीकरण करके समाज को बांटने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके सारी समाज पूरा जितना भी भारत भौतिक का समुदाय सारे समुदाय एक जाजम पर आकर के बैठे और समाज प्रदेश के विकास की बात करें। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। उमेश जी बोलिए। मेरे काबिल दोस्त भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये सिर्फ सिविल राइट्स के बारे में होगा, तो मैं इनसे विनती करूंगा तो ये बता दें सिविल राइट्स क्या हैं, ये डिफाइन किया उन्होंने सिविल राइट्स क्या है जिसमें ये यूसीसी लाना चाहते हैं कि सिर्फ रटा रटाया भाषण दे रहे हैं कि सिविल राइट्स किए जाएंगे। जरा एक्सप्लेन कर दें सिविल राइट्स क्या है। आपने उत्तराखंड का और आसाम का पढ़ा भी लागू हो गया, आप यहाँ विरोध करना है, आपने जाकर उत्तराखंड के अंदर में लागू कर दिया, आपने उसको जाके पढ़ा जाकर देगा कि हम लेकर आपने विरोध करने से पहले जाकर वहां भी हमारी पार्टी की सरकार है आसाम के अंदर उत्तराखंड में, हमने वहां लागू करा, आपने पढ़ा क्या उसके अंदर? आपको सिविल राइट पूरे के सारे डिफाइन हो जाएंगे। देखिए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है, वहाँ की परिस्थितियां अलग है, मध्य प्रदेश की परिस्थिति एकदम अलग है। मध्य प्रदेश उत्तराखंड में जमीन आसमान का फर्क है। मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल राज्य है, उसकी तुलना उत्तराखंड से नहीं कर सकते। सुझाव दीजिए, आके बैठिए, सुझाव दीजिए। और आप भी नेता प्रतिपक्ष के अंदर बात करना है, नेता प्रतिपक्ष को जाकर के बात करनी चाहिए, तो आइए ना मुख्यमंत्री से बात कीजिए, सब लोगों के साथ बैठ के बात कीजिए और डिस्कस कीजिए। हाँ, आप अरे आइए क्या भाई, ये सरकार का कर्तव्य होता है। नेता प्रतिपक्ष कोई सड़क चलता आदमी नहीं है। आप उसको आप क्या चाहते हैं अपनी मंशा का दस्तावेज भेजें। नेता प्रतिपक्ष सारे विधायकों को सर्कुलेट करेगा, सारे विधायक और पार्टी के लोग जो है अपने संगठन में सर्कुलेट करेंगे। आप मुख्यमंत्री हो गए, राजा हो गए, भगवान हो गए, आप दर्शन करने आए, ये तो ठीक है। लोग में मान्य परंपराएं हैं, जब कोई बड़ा गंभीर विषय आता है तो नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाता है, डिस्कस किया जाता है और जो कमेटियां बनती है विधानसभा में उन कमेटीज को उस ड्राफ्ट की कॉपी दी जाती है। उमेश जी अब ये चीज बताइए, ठीक है उमेश जी, उसकी बैठक जिला मुख्यालय पर संभाग मुख्यालय में की जाती है। ठीक है, आप तो उमेश जी पहली बार कोई कमेटी देख रहे हैं, पहली बार कोई कानून बनने के बारे में सोच रहे हैं। उमेश जी अब आप थोड़ा ये बताइए कि आदिवासियों को छूट देने की मांग कितनी बड़ी सामाजिक और संवैधानिक चुनौती मानते हैं आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं जी। देखिए आदिवासी सनातन धर्म से भी पुराने लोग हैं और सनातन धर्म का जो मूल है वो प्रकृति है, इसलिए भारत इतनी डाइवर्सिटी के साथ इस पृथ्वी पे बसा हुआ है और इसी कारण आदिवासियों के मूल जो पूजा पद्धति है सो सनातन धर्म में ग्रह किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आदिवासी हिंदू नहीं है। तो आप देखिए इसको इतना त्रिपाठी जी, लेकिन ये बात हमको आप और हम जहाँ लोग बैठे हैं सारे के सारे लोग, आपने कहा कि सनातन धर्म प्राकृतिक पूजक है, आदिवासी भी प्राकृतिक पूजक है, तो सब तो समान ही हुए ना, तो फिर उसको अलग अलग आप क्यों बात करना, उसको अलग अलग करने की? भैया देखिए ऐसा होता है, आप अपने आप को समझते हैं, परंपरा अपने आप को आपके साथ नहीं आएगा समाज में, उसके विकास के लिए हमको बैठ के बात करना नहीं। आपने बघेल जी, आपने अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस हमको सुझाव दे, यही चीज उत्तराखंड में भी कही गई थी। उत्तराखंड में जब सुझाव दिया गया था, क्या उन सुझावों को आपने मांगा? आपने माना है क्या उन सुझावों को? आपने क्या उन सुझावों को क्या गुजरात में माना है? क्या आपने उन सुझावों को क्या गोवा में माना है? आपने वो चीज लेकर आए और उसको सीधा लागू कर दिया। क्या कांग्रेस यहाँ पे ये बात करे कि कांग्रेस अपनी राय दे? कांग्रेस की राय का फिर मतलब क्या रह जाता है जब आपको उसको सीधे लागू ही कर देना है? तो देखिए यूसीसी की मैंने आपको शुरू में भी कहा था, पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो उसकी कानून की मूल भावना जो है उसका यदि हनन नहीं हो रहा है तो सारे सुझाव स्वीकार है। अब ये इनको बार बार ला करके ध्रुवीकरण करना है और तुष्टीकरण करना है, तो उसके लिए तो हम लोग उसके लिए तो वो सुझाव कैसे मानेंगे? आप आइए, आपको स्वागत है, आप करके उसके अंदर बताइए कि कानून के अंदर ये अच्छी चीजें हैं, इसको ऐड करना है तो हम उसको सकारात्मक तो आपकी बात को स्वीकार करेंगे, हमने तो ना कहा ही नहीं किसी चीज के लिए। लेकिन जो यूसीसी की मूल भावना कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सब समान होना चाहिए, सारे जाति मत पंथ संप्रदाय सब मिलाकर कानून सबके लिए समान होना चाहिए, अगर उसकी वह मूल भावना का अगर हनन हो रहा तो हम कैसे सुझाव कैसे मान सकते हैं? तो उसकी मूल भावना लाने का मतलब ही कुछ नहीं बच जाएगा। राजेश जी, ठीक है, राजेश जी आप थोड़ा इस चीज को समझाइए। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इससे कोई बहुत ज्यादा आसमानी सुल्तानी तूफानी नहीं होने वाला है। एक जेंडर जस्टिस को इंश्योर करेगा ये कानून, यानी बेटे और बेटी को बराबरी का हक देगा। देश की आधी आबादी को जो है, प्रदेश की आधी आबादी को
कि हक जो उसके संपत्ति में, अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार के हक को इंश्योर करेगा। क्या इसके खिलाफ है कांग्रेस? क्या नारी शक्ति की पता स्पष्ट करे। तो इसका केवल मकसद जो बताया गया था, इसके जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान सभा में पारित हुआ था, उसका यही एक लाइन का लब्बो-लुआब ये है कि इसका उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना, माने जेंडर जस्टिस, माने बेटा बेटी को बराबर का हक देना। अब अगर आप कांग्रेस इसके खिलाफ है तो वो स्पष्ट करे कि वो नहीं चाहती, वो चाहती बेटे को ही सब कुछ मिलना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी को ही सब कुछ मिलना चाहिए, प्रियंका गांधी को नहीं मिलना चाहिए। उमेश जी को जब हम सुन रहे हैं तो वहां से ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि सुझाव आप मांग रहे हैं, लेकिन हमसे सुझाव जब हम दे रहे हैं, क्या उन सुझावों को आप क्या मान रहे हैं? क्या वो ये चीज भी पूछ रहे हैं? अगर हम सुझाव देंगे तो कहाँ सुझाव देंगे? हम पोर्टल में देंगे, क्या हमारे सुझाव को क्या माना जाएगा? अगर हम विरोध करेंगे, अगर विरोध ज्यादा होगा तो क्या बैकफुट पड़ जाएगी कांग्रेस? क्या उसके बाद क्या इसे लागू किया जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, आज तो भारतीय जनता पार्टी ड्राफ्ट कमेटी जो है, ड्राफ्ट कमेटी को कहा ही गया है कि सबसे राय मशवरा करना है। जो ड्राफ्ट कमेटी है वो विशेषज्ञों की कमेटी है, कानून के जानकारों की कमेटी है। उसके सामने अपने कानूनी पक्ष को, वकीलों को रख के आप करिएगा ना। आप एक नामांकन फॉर्म जो है ना, वो तो सही भर नहीं पाते हैं और उसका आपका प्रत्याशी चला जाता है। और बातें आप कर रहे बड़ी बड़ी। तो पहले आप कानून विधि के हिसाब से उसको करिए। और ये देश की लिए बहुत अहम है कि हर आदमी के लिए जब अपना सिविल और फौजदारी मामलों में एक ही नियम कानून है, तो इसमें भी आ रहा हूं उमेश, आ रहा हूं। एक आखिरी सवाल राजेश जी आपसे कि ये चीजें बीजेपी शासित अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, जैसे कि अब बिहार और उत्तर प्रदेश, वहां पर ये चीजें अभी तक लागू नहीं हो पा रही, उसमें अड़चनें कहाँ आ रही है? मध्य प्रदेश में हालांकि अब ये दावा किया जा रहा है कि दिवाली तक, और साथ ही अगर मध्य प्रदेश में ये चीज लागू हो जाएगी तो राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा और अन्य राज्यों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राजेश जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मैंने आपसे बहुत साफ कहा कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी, बंधनकारी नहीं है कि आपको लागू करना ही है। किसी भी, हर राज्य का अपना अधिकार है, वो अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से करे। क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को बनाया था, इसलिए बीजेपी से कहा जाता है कि आप समान नागरिक कानून संहिता के ऊपर जोर करिए। तो अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या है बात? लेकिन सवाल ये है कि आधी आबादी को भी बराबरी का हक मिलेगा। एक आखिरी ओके, नारियों के, समाज के हक भी जो है सुरक्षित होंगे, बाध्य नहीं। अलग यदि होगा, अलग धर्म और रीति रिवाजों के हिसाब से जो है ना, वो चीज नहीं होगी। 10 सेकंड उमेश जी, क्लोजिंग। और ये नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में विश्वास ही नहीं करती। इनका कहना है कि आप सुझाव मांगे गए हैं, इनकी तो पूरी सरकार लगी है कि तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाए, शिवसेना खत्म हो जाए, कांग्रेस खत्म हो जाए। तो सुझाव कहाँ मांग रहे हैं? तो चाह रहे कांग्रेस ही खत्म हो जाए। और देखिए, इनका जो तरीका है, ऑलरेडी पार्लियामेंट में नारी बंधन बिल पास हो चुका था, लागू करने में खुद पीछे हट गए। चूंकि उन परिसीमन में सीटें बढ़ानी थी तो उनने बंगाल चुनाव के पहले नारी स्वतंत्रता आंदोलन, जीएसटी लाए रातों रात, जबकि उसका सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा था। तो ये तो हवाबाजी करने वाले लोग हैं, जमीन धरातल पे कुछ नहीं। 85 करोड़ जनता आज बघेल साहब 10 सेकंड आपने सुझाव राय मांगे हैं बघेल साहब। अगर विरोध पहले भी हो रहा था, विरोध अभी भी हो रहा है, विरोध आगे भी होगा, तो क्या वापस लेंगे? सचिन जी, पहले तो कांग्रेस अपना धरातल देखे, उनका धरातल कहाँ पर है। और अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा था कि उनका उम्मीदवार तो उनसे फॉर्म तो ठीक से भरा नहीं जाता, तो इसलिए पहले अपना धरातल चेक करें। दूसरा, हम तो सबके लिए स्वागत, ये सबके सुझाव स्वागत के लिए स्वागत योग्य। अगर अच्छे सुझाव आएंगे तो बिल्कुल उनको माना जाएगा सरकार की ओर से। और यूसीसी जो है, ये देश के देश और प्रदेश दोनों के विकास के लिए आवश्यक। जवाब दे रहे उमेश जी, बोलिए जल्दी से। देखिए, मैं बघेल जी से और जो वरिष्ठ पत्रकार जी सिरोठी उनसे पूछना चाहता हूं। सब ये कह रहे फॉर्म भरना नहीं आता। मैं चुनौती देता हूं इनको, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को भी, ये बता दें जिस अपराध का संज्ञान किसी न्यायालय ने नहीं लिया है उसके बारे में जिक्र करना फॉर्म में जरूरी है, हाँ या नहीं। मैं पिछले 5 दिन से कह रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी इस तरह आज तक जवाब दे पाई। मैं सिरोठी जी से करूंगा, बता दें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका, उमेश जी आपका, और सचिन जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।